शुरू की हुई है, उसका यूनिट नंबर 1 हमारा हो गया था। आज हम यूनिट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 अगरचे हाइड्रोकार्बन है, लेकिन डायरेक्ट अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो सिर्फ 2 टॉपिक्स उसने हमारे सिलेबस में दिए हैं, एक अल्केन और एक अल्कीन्स। लिहाजा आज हम अल्केन्स जो हैं वो पहले पढ़ेंगे। तो ये हमारा वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 है और ये उसका लेक्चर नंबर 1 है और ये हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। चंद एक जनरल बातें सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। नंबर 1, कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिंपलेस्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज alkanes. Mostly they are of 2 types, saturated and unsaturated. Saturated which contains only single bonds, unsaturated which contains double bonds are alkenes, and unsaturated which contains triple bonds are alkynes. Alicyclic which have ring of 3 or more carbons, and aromatic which have 1 or more benzene rings. Their general classification is they are of 2 types, open chain, closed chain. Open chain may be saturated, unsaturated. Unsaturated may be alkene or alkyne. Saturated are alkane. Closed chain may be alicyclic और एरोमेटिक। और इनकी एग्जांपल्स चूंकि थ्रू आउट द लेक्चर्स आती रहेंगी तो इसलिए मैं यहाँ एग्जांपल्स फिलहाल देना नहीं चाहता, ना इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में जाना चाहता हूँ, इसलिए कि वो आगे अपनी जगह पे आती रहेगी। तो ये है एक जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, सिंपलेस्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। कुछ जनरल बातें याद कर लें जी अल्केन्स की। नंबर 1 जी, दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। नंबर 2, दे हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स का मतलब सिग्मा बॉन्ड्स। नंबर 3, देयर इज sp3 hybridization. Their shape is tetrahedral. Bond angles are 109.5 and some of their general properties are C1 to C4 are gases, C5 to C17 are liquids, C18 and above are waxy solids. Their boiling point increase by increasing the number of carbon, and boiling point increase by 20 to 30 centigrade for each CH2 ग्रुप। और CH2 को मिथाइलिन कहा जाता है, यानी जब आप एक CH2 बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट 20 से 30 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होता है। यूजुअली स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड ब्रांच्ड चेन अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स और melting points have irregular changes, इसलिए उनका कोई भी ख़ास मतलब रिलेशन निकालना जो है वो मुश्किल है। अब अगर मैं इनके रिएक्शंस की बात करूं तो अल्केन्स कौन से रिएक्शन शो नहीं करते? तो अल्केन के रिएक्शंस जो ये शो करते हैं
नंबर 1 कंबस्चन शो करते हैं, नंबर 2 इनकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की जा सकती है, नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं, और नंबर 4 ये क्रैकिंग शो करते हैं, और डू नॉट शो addition reactions. And number 2 polymerization reactions. तो ये जो रिएक्शन शो करते हैं वो कंबस्चन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रैकिंग है, और जो ये शो नहीं करते हैं तो उनमें एडिशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये शो नहीं करते। बाज़ औक़ात बिल्कुल जनरल क्वेश्चन आ जाता है, मसलन विच ऑफ दीज रिएक्शंस इज शोन बाय अल्केन्स या विच ऑफ दीज रिएक्शंस इज नॉट शोन बाय अल्केन्स। तो इनमें से भी सिर्फ 2 रिएक्शंस हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो हम अपने उन्हीं 2 रिएक्शंस के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं जी। नंबर 1 हम देखेंगे, अच्छा बाई नेचर अगर मैं बात करूँ तो अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, ये इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, यानी नॉन पोलर होते हैं, जिसका मतलब है कि इनका डाईपोल मोमेंट 0 होता है। अच्छा जी, ये सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, टोलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अगरचे को बहुत ज़्यादा नॉन पोलर नहीं है, ये हल्का सा पोलर होता है, और इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, केमिकली अल्केन्स आर रिलेटिवली इनर्ट। रिलेटिवली जब इनको कंपेयर किया जाए विद द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस या बेंजीन तो फिर ये तकरीबन इनर्ट होते हैं, एंड रीजन ऑफ देयर इनर्टनेस इज ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर एंड ड्यू टू presence of sigma bond which is an inert and strong bond। तो ये है कुछ जनरल सिंपलेस्ट अल्केन अगर मैं बताऊंगा तो वो आपने पहले भी पढ़ा, आपको बताया सिंपलेस्ट अल्केन इज मीथेन, जिसका IUPAC नेम मीथेन है। वैसे इसे मार्श गैस भी कहा जाता है, वैसे इसे नेचुरल गैस भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात आपको सवाल आ जाता है मसलन विच ऑफ दीज गैसेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से मीथेन पैदा होती है। ये बाज़ औक़ात आप सुनते हैं कि भाई ये सीवर मैन गटर में उतरते हैं तो जी वो गैस की वजह से उनका दम घुट जाता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सीवरेज में ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन की वजह से असल में मीथेन गैस पैदा हो रही होती है। तो ये आपने देखा भी होगा कि बाज़ औक़ात सीवर मैन गटर खोलते हैं तो वो गटर खोल के फिर एक दिया सलाई जला के गटर में फेंक के चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई गैस तो नहीं है। अगर उसमें मीथेन भरी हुई होगी तो ज़ाहिर है उसको आग लगती है, तो उससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर गैस भरी हुई है। तो ये मार्शी प्लेसेस में ये पैदा होती है। ये आजकल बाकायदा इसकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक आ गई है जिसे बायोगैस कहा जाता है। ये जानवरों का जो गोबर होता है, ये गाय भैंसों का, उनको बाकायदा एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर डाल के जिसे डाइजेस्टर कहते हैं तो उसको डीकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ड्यू टू फर्मेंटेशन ये गैस पैदा होती है जिसे बायोगैस कहा जाता है। तो बाज़ औक़ात वो ऐसे ही पूछ लेता है जी बायोगैस इज केमिकली, तो बायोगैस केमिकली असल में मीथेन गैस का ही दूसरा नाम है। अच्छा अपना अल्केन्स जो हैं तो ये रिएक्शंस आपने देख लिया को खास मतलब ये सिर्फ इनकी कंबस्टन की जा सकती है, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनकी प्रॉपर्टी है, यानी इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। यानी अगर सवाल आ जाए विच ऑफ दीज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन या विच ऑफ दीज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, तो फिर वो प्रॉपर्टी इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस वजह से कि इनके ऊपर आप सिर्फ हाइड्रोजन उतार के वहां सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो हम इनके 2 रिएक्शंस देखना चाहते हैं जी जो हमारे सिलेबस में हैं। उनमें नंबर 1 है जी कंबस्चन और नंबर 2 है सब्स्टिट्यूशन विद हैलोजन्स जिसे हैलोजिनेशन कहा जाता है। तो ये मैं नंबर 1 जी कंबस्चन बाय डेफिनेशन तो आप जानते हैं बर्निंग ऑफ अल्केन या हाइड्रोकार्बन इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्चन। तो अल्केन को जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करें तो इसे कंबस्चन कहा जाता है। ये बड़ा मशहूर मारूफ रिएक्शन CH4 + 2O2 तो बनेगा CO2 + 2H2O और इसका
डेल्टा एच सी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन आप कह लें, ये होता है -890 किलो जॉल पर मोल। तो कंबस्शन के लिए कंडीशंस जो लाजमी हैं जी, नंबर 1 ऑक्सीजन मस्ट बी एक्सेस, और वो आप ऊपर चेक कर सकते हैं, अल्कीन का 1 मोल है तो ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, लिहाजा आप यहाँ से देख लें कि ऑक्सीजन ज़्यादा है। नंबर 2 प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज CO2 प्लस H2O, रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, जो हीट इवॉल्व होती हैं उसे हीट ऑफ कंबस्शन कहा जाता है। और इसमें जो एक बातें आपको बड़ी अहम नज़र आएंगी, जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो होगा C और H का बॉन्ड, और उधर से ब्रेक होगा O और O का बॉन्ड। और जो बॉन्ड फॉर्म होंगे तो वाटर में OH के बॉन्ड फॉर्म होंगे और CO2 में C डबल बॉन्ड O के बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये है इसके अंदर के कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ओवरऑल एंथैल्पी नेगेटिव ये शो करती है कि इस रिएक्शन, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक भी है। तो वो आपको पता है स्पॉन्टेनियस आमतौर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, तो ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर तो एक्सेस ऑक्सीजन हो, इफ ऑक्सीजन इज एक्सेस देन प्रोडक्ट इज CO2 प्लस H2O, एंड इफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, अगर ऑक्सीजन को कम कर दें तो अगर आप उसे कम करते जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट बनेगी CO प्लस H2O और बनेगी CO प्लस H2O प्लस C। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ऑक्सीजन जो है वो कम कर दी है। ये जो कार्बन बचती हैं इसे कार्बन ब्लैक कहा जाता है। अब चूंकि लिमिटेड ऑक्सीजन में प्रोडक्ट CO2 नहीं बन रही, इसलिए जब लिमिटेड ऑक्सीजन हो तो बाज़ औक़ात इसे कंबस्शन नहीं कहा जाता, इसे सिंपली ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्यों? ये सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है, तो इसे कंबस्शन क्यों? कंबस्शन के लिए हमने शर्त लगाई हुई है CO2 और वाटर बनना चाहिए। लिहाजा साइंटिस्ट कहते हैं कि जब तक तो प्रोडक्ट यही होगी तो ये कंबस्शन है। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन हो तो प्रोडक्ट चूंकि CO2 नहीं होती, इसलिए इसे कंबस्शन नहीं कहना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात इसे हम अपनी सहूलत के लिए ऑक्सीडेशन या फिर इसे इनकम्प्लीट कंबस्शन भी कह देते हैं कि ये इनकम्प्लीट कंबस्शन है। तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है भी इसको आपने ये कहना है। इसके फ़ायदे आपको पता हैं। ये एक फ़ायदा लिख दिया कि इससे कार्बन ब्लैक हासिल होती है, जिसे पेंट्स बनाने में, गाड़ियों के टायर बनाने में, वो जो फोटोस्टेट मशीन में पाउडर डालते हैं, जिसे आपने फिज़िक्स में पढ़ा कि वो ब्लैक पाउडर जिसे टोनर कहा जाता है, वो बनाने में, अपना ये कार्बन पेपर जो बनाया जाता है वो बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों के इंजन में जो मेन रिएक्शन होता है वो ज़ाहिर है कंबस्शन होता है, जिससे इवॉल्व होने वाली हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है और जिससे इंजन जो है वो चलाया जाता है। सिमिलरली पूरी दुनिया में जितनी फैक्ट्रीज, जितनी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं, उनमें जो सोर्स है हमारा एनर्जी का, हीट, वो कंबस्शन से हासिल होता है। लिहाजा कंबस्शन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी। लिहाजा कंबस्शन जो है वो हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। तो पूरी दुनिया में जितनी मसलन ये जो बिजली हम पैदा करते हैं, सवाए उसके जो डैम्स पे पैदा करते हैं, बाकी जितनी बिजली है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। वो इसलिए कि वो आप या तो पेट्रोल, डीजल, या आप फर्नेस ऑयल या नेचुरल गैस बर्न करके, या LPG या मतलब जो भी आप जो है वो बर्न करके जलाते हैं, तो हर वो रिएक्शन जिसमें बर्निंग इन्वॉल्व होती है उसे कंबस्शन कहा जाता है। दूसरा रिएक्शन हम अल्केन का देखना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगरचे वो हमारे लिखा हुआ है हैलोजिनेशन और वो लिखा हुआ है जी विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जी मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये हमारा होगा जी हैलोजिनेशन, और ये स्पेशली हम जो करेंगे ये है क्लोरीनेशन विद इट्स मैकेनिज्म। तो रिएक्शन विद हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन ऑफ alkene are substituted by the halogen atom. It is a chain reaction and always gives mixture of products. तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा सकते हैं। It is substitution reaction. It usually occurs in
सनलाइट, और अगर मैं बिल्कुल दुरुस्त लिखूं तो ये है डिफ्यूज्ड सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में बड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, तो वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट, वो भी मैं इधर लिखूंगा। तो ये टक्कर्स एंड डिफ्यूज्ड सनलाइट, इसका मतलब है ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं वो होते हैं CH के, और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं वो होते हैं CX के। इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहलाता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेप्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लिहाजा फ्लोरीन का रिएक्शन वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शन मॉडरेट होते हैं। आयोडीन का रिएक्शन वेरी स्लो और रिवर्सिबल होता है। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड। क्या मतलब है, ये सुनना है। ये आपने लिया CH4 प्लस आपने ली क्लोरीन। अब अगर तो आपकी रेशो होगी 1 और 1 तो मेन प्रोडक्ट आपकी बनेगी CH3Cl बस। अगर रेशो होगी 1 और 2 तो मेन प्रोडक्ट बनेगी मिथाइलिन क्लोराइड। अगर रेशो आप यूज करेंगे 1 और 3 तो मेन प्रोडक्ट होगी क्लोरोफॉर्म। और अगर आप रेशो यूज करेंगे 1 और 4 तो मेन प्रोडक्ट आपकी होगी CCl4। तो बाज़ औक़ात वो बाकायदा बाय नेम पूछता है, मसलन वो सवाल देगा कि व्हेन मीथेन एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड इन द रेशियो ऑफ 1 and 3 देन द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज। तो ये मैंने मेन प्रोडक्ट्स इसकी लिख दी और उसका प्रूफ नीचे मैं इक्वेशनों में लिख देता हूँ कि ये CH2 प्लस Cl2 बनेगा CH3Cl प्लस HCl। अब CH3Cl प्लस Cl2 बनेगा CH2Cl2 अगेन HCl। CH2Cl2 प्लस Cl2 बनेगा CHCl3 प्लस HCl और CHCl3 प्लस CCl4 प्लस HCl। अब आप जरा चेक करें कि आपने मीथेन का 1 ही मोल डाला है, मीथेन आपने और नहीं डाली, जबकि क्लोरीन आप देखें ये 1 मोल हो गया, ये दूसरा मोल, ये तीसरा और ये चौथा। लिहाजा अगर रेशो 1-1 हो तो ये बनेगा, 1-2 हो तो ये 1-3 हो तो ये 1-3। इनके नेम्स आपने बोथ याद करने हैं, नेम्स कॉमन भी और IUPAC भी। और वो कोशिश करनी है कि ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन भी हो उसके रिएक्टेंट का कॉमन और IUPAC नेम भी आपको आना चाहिए और उसकी प्रोडक्ट का कॉमन और IUPAC नेम भी आपको आना ज़रूरी है। मसलन इनके कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मिथाइल क्लोराइड है, ये मिथाइलिन क्लोराइड है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। जबकि इनके IUPAC नेम तो बिल्कुल सीधे, क्यों IUPAC में हैलोजन को सब्स्टिट्यूएंट लिया जाएगा, अल्केन को बेस। तो ये है क्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन और ये टेट्राक्लोरोमीथेन। लिहाजा इनके नाम जो हैं वो आपने याद करने हैं। मैकेनिज्म इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपने स्पेशली और उससे रिलेटेड बातें जो हैं वो आपने याद करनी हैं जी। नंबर 1 जी, इट्स मैकेनिज्म अभी हमने इधर से बिठाया, कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेप्स। तो मैकेनिज्म एक तो ये कि जी फ्री रेडिकल है, दूसरा ये चेन रिएक्शन है और तीसरा ये 3 स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन, इनिशिएट स्टार्ट करना। तो वो स्टेप जो रिएक्शन स्टार्ट करता है उसे इनिशिएशन स्टेप कहा जाता है। तो इनिशिएशन में क्या होता है, नंबर 1 बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये एंडोथर्मिक स्टेप है, ये अपना फोटो केमिकल है और उससे भी अहम ये कि ये होमोलिटिक क्लीवेज है। इसकी प्रोडक्ट ये होमोलिटिक क्लीवेज है, इसकी प्रोडक्ट जो है वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। और ये है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये डिफ्यूज्ड सनलाइट है। तो ये असल में आपको पता है HNU इसकी एनर्जी को जाहिर करता है, E इज इक्वल टू HNU अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये असल में एनर्जी लिखी हुई है, ये बन जाएगा Cl और Cl, ये और ये और ये आप चेक कर लें। इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा दोनों में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वो डिटेल आपको फ्री रेडिकल की लास्ट लेक्चर की याद होगी। तो ये बन जाएंगे जी फ्री रेडिकल। स्टेप नंबर 2 है प्रोपेगेशन, प्रोपेगेट, टू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। तो ये वो स्टेप है जो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, इसलिए इसे प्रोपेगेशन कहा जाता है। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी है, इसमें बॉन्ड मेकिंग भी है, ये भी
फोटोकेमिकल है और ये भी होमोलिटिक क्लीवेज है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिया CH4, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ इसको, ये आपने डाला अपना फ्री रेडिकल पहले स्टेप का, तो अब ये वाला फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा इधर। आप जानते हैं ये जो बॉन्ड हैं सब एक जैसे हैं, चारों तो मैंने एक बॉन्ड, तो ये इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा वापस, और यूं आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी CH3 का फ्री रेडिकल प्लस HCl। तो अब आप इसमें देखें बॉन्ड ब्रेक हुआ है CH का और बॉन्ड फॉर्म हुआ है HCl का। अब ये एक्सो होगा या एंडो, तो आपको दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी देखनी पड़ेगी कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कौन सा बॉन्ड वीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो CH3 बन गया, अब मैं इसे जस्ट यूं लिखूंगा CH3, ये एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तो ये अगेन बॉन्ड A ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये अपना लेके आएगा, और यूं CH3Cl प्लस बन जाएगा Cl का फ्री रेडिकल। लिहाजा प्रोपेगेशन वो स्टेप हैं इन विच सब्स्टिट्यूशन अकर्स, तो ये वो स्टेप है जिसमें सब्स्टिट्यूशन होती है, वरना पहले स्टेप में आप देखें सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है और वो होमोलिटिक क्लीवेज होती है, और फिर बाकी सारे इसी तरह से, ये मैं सिर्फ दूसरा रिप्लेस कर दूंगा, बाकी आप बुक में से देखें। ये बन गया आपका CH3Cl। अब इसमें आपने जब Cl फ्री रेडिकल डाला तो Cl एक H को रिमूव करके HCl बना लेगा, बाकी रह जाएगा CH2Cl का फ्री रेडिकल, और ये CH2Cl का फ्री रेडिकल प्लस बन जाएगा प्लस क्लोरीन, ये अब बना देगा CH2Cl2 प्लस अगेन क्लो, तो ये वाला क्लोराइड अब तीसरे को करेगा और नेक्स्ट स्टेप में चौथे को, और यूं तमाम हाइड्रोजन्स जो हैं वो सक्सेसिवली रिप्लेस किए जा सकते हैं, इसलिए इसे एक चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। लिहाजा प्रोपेगेशन कब तक होती रहेगी ये डिपेंड करता है आपने उसमें क्लोरीन कितनी डाली हुई है। तो अगर मैं यहां ये लिख दूं कि द स्टेप्स इन प्रोपेगेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड। मसलन आपने हैलोजन की अमाउंट 1 मोल डाला है, सिर्फ एक स्टेप होगा, बस ये प्रोडक्ट बन जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। आपने अमाउंट ऑफ हैलोजन 2 मोल डाली है, दूसरा स्टेप होगा, 3 डाली है तीसरा, तो इसलिए प्रोपेगेशन कितनी होगी या कहां तक होगी, यानी उसका एक्सटेंट, हाउ मच प्रोपेगेशन इज कंप्लीटेड विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन यूज्ड। स्टेप नंबर 3 इज टर्मिनेशन। टर्मिनेट, टू स्टॉप, खत्म कर देना, बंद कर देना, रोक देना, तो ये वो स्टेप है जो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। लेकिन अब टर्मिनेशन किस किस की हो सकती है, तो आप जरा इधर देखें, तो अगर मैं आपसे कहूं विच फ्री रेडिकल्स आर प्रेजेंट इन रिएक्शन, तो यकीनन आप कहेंगे कि जी मेन तो पहले स्टेप में 2 ही हैं, एक CH3 है और एक Cl है, लिहाजा टर्मिनेशन इज पॉसिबल बिटवीन CH3 एंड CH3, तो साइड प्रोडक्ट ईथेन बन जाएगी, CH3 एंड Cl, तो साइड प्रोडक्ट ये बन जाएगी। क्लोराइड और क्लोराइड की भी हो सकती है, तो ये बन जाएगा Cl2। तो आप जरा नोट फरमाएं, इनिशिएशन एक स्टेप में हुई है, टर्मिनेशन 3 में हुई है, लिहाजा रेशो ऑफ इनिशिएशन टू टर्मिनेशन ये होगी 1:3। इसका मतलब टर्मिनेशन इनिशिएशन से 3 टाइम्स ज्यादा होती है, लिहाजा रिएक्शन जैसे ही आप इसका कंडीशन को चेंज करेंगे या टेम्परेचर, तो फौरन रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। और ये आप देखें, अगर आप मीथेन की क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो ड्यूरिंग टर्मिनेशन आपको ईथेन भी हासिल हो सकती है। तो ये भी आप जानते हैं कि इस किस्म का सवाल आपको आ सकता है जी, विच ऑफ दीज साइड प्रोडक्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड इन द हैलोजिनेशन या इन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, तो ये आपको ईथेन भी हासिल हो सकती है। क्यों? जैसे ही मिथाइल रेडिकल बनेंगे तो मुमकिन है कि मिथाइल आपस में रिएक्ट कर जाएं और यूं टर्मिनेशन हो जाए। अब चूंकि इस रिएक्शन में आपने नोट किया 2 बातें, नंबर 1 ये रिएक्शन फोटोकेमिकल है, लिहाजा इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात नोट करो, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हासिल होता है, तो चूंकि ये रिएक्शन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देता है, सो इट इज नॉट ए गुड रिएक्शन सिंथेटिकली। यानी मैं इसे अगर यूं समझाऊं कि आप बनाना चाहते हैं क्लोरोफॉर्म, तो डेफिनेटली आप 1 मोल मीथेन का लेंगे, 3 मोल क्लोरीन के लेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, अभी क्लोरोफॉर्म बनेंगे। लेकिन अभी आपने देखा कि पहले मिथाइल क्लोराइड बनेगा, फिर मिथाइलिन क्लोराइड बनेगा, फिर क्लोरोफॉर्म होगी। रिएक्शन अगर कंप्लीट भी हो जाएगा तो वो जो पहली 2 प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ी बहुत उसके अंदर मौजूद रहेंगी। लिहाजा केमिस्ट्री में ऐसा रिएक्शन जिसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हासिल हो रहा हो वो कोई अच्छा रिएक्शन नहीं समझा जाता। लिहाजा इस रिएक्शन की लिमिटेशन ये है कि ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है, इसलिए ये कोई अच्छा रिएक्शन नहीं है। लेकिन ऊपर वालों में एक बात आप नोट कर लें कि टर्मिनेशन वो स्टेप है जिसके अंदर सिर्फ बॉन्ड
मेकिंग हुई है, और चूंकि बॉन्ड बनने का अमल एक्सोथर्मिक है, लिहाजा डेफिनेटली ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ये शेयरिंग से सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। तो मुमकिन है कि सवाल आपको यूं आए कि विच ऑफ दीज स्टेप्स ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो ये एक्सोथर्मिक, विच ऑफ दीज स्टेप्स इज एंडोथर्मिक, तो इनिशिएशन हमेशा एंडोथर्मिक है, जबकि ये दोनों ही हो सकते हैं, एक्सो भी और एंडो भी हो सकते हैं। तो ये है टर्मिनेशन, और ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है कि ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देता है। अब मोस्ट कॉमन जो अल्केन है वो चूंकि मीथेन है, तो आपकी बुक में यूजेस ऑफ मीथेन लिखे हुए हैं, तो आपने उनको एक नज़र पढ़ लेना है। अगर जिसके यूजेस कोई, ये एज फ्यूल इस्तेमाल की जाती है, ये अपना पावर जनरेशन में मेन इस्तेमाल की जाती है, इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र यूरिया बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सोर्स ऑफ हीट है इन इंडस्ट्री। इसके अलावा ये घरों में डोमेस्टिक इस्तेमाल की जाती है, और पाकिस्तान में बहुत अच्छा यूज़ इसका आप सब जानते हैं, CNG की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही है जो इस्तेमाल की जाती है, लिहाजा मीथेन जो है उसके यूजेस भी आपने देख लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा